सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो अपनी कलम लेखनी के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्रों में पत्रकार से लेकर संपादक तक की अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश में हिंदी साहित्य और व्यंग लेखन, कविता, गजल, कहानी, उपन्यास अर्थात विभिन्न विषयों पर निरंतर कलम चलाने वाले समाज प्रहरी साहित्य जगत में निर्वाह करने वाले शख्सियत की बात आज हम सोच विचार मीडिया और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रमुख भागीरथ डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान के माध्यम से उनकी निवास स्थान पर पहुंचकर ऐसे युग पुरुष, उपन्यास कहानीकार जिनका नाम लोगों की जुबान पर जैसा नाम जुबान पर रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की, जिनकी जयंती के अवसर पर स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष उनके घर पहुँचे। साहित्य जगत में समाज को आईना दिखाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरीश पंकज की, जो आपसे सोच विचार मीडिया में अपने विचार को साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ के विषय में उनके क्या विचार हैं और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में उनका क्या कहना है, इन्हीं विषयों पर सीधा हम उन्हीं से बात कर आपको उन्हीं की जुबान सुनाते हैं। नमस्कार, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय नगर में पहुंची है सोच विचार मीडिया, और हम ऐसे कलमकार जो लेखनी के नाम से, उनका नाम सारा हमारे बताने की ही जरूरत नहीं, उनकी देख रहे होंगे तस्वीर में, तो जो कलम के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ बैंकर श्री गिरीश पंकज जी के यहाँ हम पहुँचे हैं। और गिरीश भैया से आज संजोग है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की साथ में यह बुनियादी सामाजिक सारे मुद्दों पर उनकी कलम निरंतर चलती रही है। और सौभाग्य से हमें मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती के अवसर पर आज यहाँ उनसे कुछ चर्चा भेंट वार्ता करने आए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऐसे मुर्दंग जो साम्य और जगाने का काम किया, जो समाज को एक दिशा दिया है, ऐसे की जयंती है मुंशी प्रेमचंद जी। मैं चाहता हूँ कि आज मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपका क्या अध्ययन है, क्या चिंतन, इसके बारे में थोड़े हमारे देश प्रदेशवासी जो देख रहे हैं उसको बताएं। मुंशी प्रेमचंद को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक ऐसा महान कथा सम्राट हमारे बीच में हो गया, जिसके जाने के बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। अगर आज़ादी के पहले के भारत को समझना है तो हमें प्रेमचंद के साहित्य से गुजरना होगा। आज़ादी के बाद के भारत को जानने के लिए हरिशंकर परसाई और तमाम सारे लोग हैं, लेकिन आज़ादी के पहले के भारत और आज़ादी के पहले के भारत की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए हमें प्रेमचंद के उपन्यासों से, प्रेमचंद की कहानियों से गुजरना होता है। क्योंकि प्रेमचंद ने ऐसे ऐसे विषयों को पकड़ा जो आज भी सामयिक हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, स्त्री शिक्षा का प्रश्न हो, छुआछूत हो, सांप्रदायिकता हो, गाय का सवाल हो, इन सारे विषयों को अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में प्रेमचंद ने बहुत अच्छे से पुरोया। दुर्भाग्य है कि आज हमारी कहानी प्रेमचंद की कहानी की परंपरा से भटक गई है। अब जो कहानी आ रही है इरोटिक किस्म की कहानी है। इरोटिक यानी अश्लीलता से भरी हुई रचनाएं, जिसमें सेक्स है, लिव इन रिलेशनशिप है, समलैंगिकता है, ऐसी चीज़ों की कहानियाँ आ रही हैं। लेकिन जबकि प्रेमचंद ने नव जागरण की कहानियाँ लिखी, उस समय भारत गुलाम था, चेतना शून्य था, उसको जगाने के लिए प्रेमचंद ने सेवा सदन, गोदान, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवाश्रम, तमाम तरह के उपन्यास लिखे। कहानियाँ तो उनकी काफ़ी पॉपुलर हैं, कफन, मंत्र है और सदगति की शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई। तो उस तमाम कहानियों में उन्होंने बताने की कोशिश की कि समाज में आज भी कितनी विषमता फैली है। तो प्रेमचंद ने अपने समय में साहित्य के माध्यम से नव जागरण का काम किया, ये एक बड़ा काम था और उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की जयंती मनाते हैं हर साल, तो हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। प्रेमचंद की कथा परंपरा से हम कितने दूर हैं या कितने पास हैं। मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी, उस कहानी के बाद एक बड़ी लेखन रेखा कहानी के क्षेत्र में बहुत कम लोग खींच पाए। मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने बेहतर
कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ अब दिशाहीन हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे जब उनकी परंपरा का हम विस्तार करें। प्रेमचंद जी ने कहानी को जहाँ छोड़ दिया था, वहाँ से कहानी को उठा करके हमें आज के संदर्भ में आज की समस्या है। कबीर ने जिस समय कहा 600 साल पहले, अरे हिंदों राह न पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो जो सांप्रदायिकता 600 साल पहले जस की तस थी, वैसा उसी प्रेमचंद ने भी देखा। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एकता के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी। उनके पात्र गाय की सेवा कर रहा है। मैंने आप उनकी कहानियाँ पढ़िए। एक कहानी है जिसमें जो मुस्लिम पात्र है वो गाय की सेवा कर रहा है, और वो गाय को किसी मुसलमान को नहीं बेचता, वो एक हिंदू को बेचता है, क्योंकि हिंदू गाय की सेवा करेगा और मुसलमान तो उसका पता नहीं क्या करेगा। तो वो मुस्लिम पात्र, वो एक कहानी का नाम बोल रहा हूँ, मित्रधन है या ये। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने समय में सांप्रदायिक सद्भावना की दिशा में खूब काम किया। उन्होंने पशुओं पर भी कहानियाँ लिखी है। हीरा मोती, 2 बैलों की जोड़ी की कहानी उन्होंने लिखी। एक कहानी उनकी कुत्ते पर है। तो ऐसे भी जीव जंतुओं पर जिस पर सामान्य लोग की निगाह नहीं जाती, मुंशी प्रेमचंद की निगाह गई। तो इसलिए उन्हें कथा सम्राट कहा जाता है कि उन्होंने अपने समय में बड़ा काम किया। उपन्यास इतने सारे लिखे, कहानियाँ लिखी। तो मुझे लगता है आज का जो नया लेखक है, मैं अपने आप को प्रेमचंद के चरण की धूल मान करके उन्हीं की परंपरा में लिखने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने गोदान लिखा, तो मुझे लगा जब गाय की पीड़ा करते करते वो मर जाता है, गोदान नहीं कर पाता, पात्र होरी मर जाता है, तो मुझे लगा कि गाय की वेदना को मुझे रूपायित करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना उपन्यास एक गाय की आत्मकथा लिखी। तो प्रेमचंद की वो, उसमें हमारे आलोचक जो हमारे साथी हैं डॉक्टर चितरंजन कर, उन्होंने कहा कि ये गोदान जो है ये एक गाय की आत्मकथा, गोदान का कथा विस्तार है। तो उसमें तो सिर्फ गाय की बात होती है, एक लाइन कि भाई गाय गोदान नहीं कर पाया और मर जाता है बेचारा। लेकिन मैंने उस गाय की व्यथा कथा लिखने की कोशिश की, वो प्रेमचंद से प्रभावित होकर के। तो मुझे लगता है कि आज हम प्रेमचंद को इस रूप में याद करते हैं कि हमारे साहित्य के पितामह थे, उनकी परंपरा को हम सब लेखकों को आगे बढ़ाना है। क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। आज संदेश के मैं ऐसे ये जो एक युग था, ऐसे युग पुरुष प्रेमचंद जी को आज हम याद करते हुए, जिनके उपन्यास और कहानी अपने आप में ब्रॉड है और समाज समावेश लेते हुए स्वतंत्रता का जिस तरह से आवाज होता है, वो अपनी कलम से उस राजा रंक से लेकर सभी को उपदेश देने की, चाहे वो पंचायत न्याय की बात कहें, चाहे रानी क्यों रूठी हुई का न रहे, हर कहानियों को उन्हें छुआ था उन बिंदुओं को। ऐसे वो हम उपन्यासकार और हमारे उन कहानीकार को याद किया, और गिरीश भैया ने बड़े विस्तार से बताया। जिनकी गिरीश भैया का ऐसा है, गिरीश पंकज जी का, कि उन्होंने खुद कहानियाँ, व्यंग, लेखन, साहित्य के जो विषय होते हैं उन्होंने अखबार में भी अभी भी उनका निरंतर लिखना चलता है। उनकी किताबें कई प्रकाशित हुई हैं, और बच्चों को कैसी कहानियाँ होनी चाहिए, कैसी कविताएं होनी चाहिए, व्यंग साहित्य सब में पारंगत। ऐसे हम गिरीश भैया से आज विचार जानना था, उन्होंने विचार रखा। आखिरी में मैं जानना चाहता हूँ आपसे गिरीश भैया कि जो छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं आज के परिवेश में, कि 21 वर्ष हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, आपके एक चिंतक होते हैं, क्योंकि आप एक चिंतनशील हैं और एक साम्य विचार वाले हैं, और साथ में जो छत्तीसगढ़ का संस्कृति है, जो धरोहर है, जो यहाँ की भाषा है, एक समग्रता लिए हुए जिसको मैं मिनी भारत कहता हूँ, कि छत्तीसगढ़ में एक मिनी भारत है। ऐसे में आपका प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश है 21 वर्ष के छत्तीसगढ़? 21 वर्ष जो छत्तीसगढ़ के हुए हैं, निसंदेह वो आस्थावादी संदेश के साथ यात्रा हमारी शुरू हुई थी 2000 में। 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, फिर 15 साल भाजपा की सरकार, फिर 2 साल से कांग्रेस की सरकार है। मैं निष्पक्ष होकर कहूँ कि हर सरकार ने छत्तीसगढ़ के उन्नयन के लिए इस दिशा में बहुत काम किया। राजभाषा आयोग यहाँ बना, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और इस समय जो पिछले कुछ 1-2 सालों से मैंने देखा है, जो नई सरकार आई है, उसने जो ग्रामोन्मुखी अपनी योजनाएं बनाई हैं, पर मैंने काफ़ी लेख भी लिखे हैं। जैसे उसने गोठान खोला, गाय की बात रखी, तो इससे सरकार ने गाय के महत्व को भी समझा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जगह जगह गोठान बन रहे हैं, रोका छेका हो रहा है, नरवा गरबा घुरवा बाड़ी जैसी योजनाएं चल रही हैं। और जो यहाँ के लोग त्यौहार हैं,
पर छुट्टियां घोषित की गई हैं। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो, ये इसकी चिंता हमारी सरकारों ने की है। लेकिन एक जो कमी मैं ये देखता हूँ कि राजनीति में घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन ईमानदारी से उसका परिपालन नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं ईमानदारी का अभाव दिखता है। घोषणाएं लोग कर देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं कर पाते। तो ये कमी है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी पिछली सरकारों ने भी घोषणा की कि साहित्य अकादमी बनाएंगे, लोक संगीत अकादमी बनाएंगे, तमाम अकादमियाँ बनाने की बात थी। ये अकादमियाँ बन जाती तो यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, जो ददरिया कर्मा नाचा गम्मत करते हैं कलाकार, उन कलाकारों का न्याय होता। लेकिन वो उस दिशा में सरकार अभी उदासीन है। हालांकि घोषणाएं होती रहती हैं कि हम करेंगे, लेकिन वो कार्य रूप में परिणत नहीं हो पा रहा है। अगर ये सब हो जाता तो मुझे लगता है साहित्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ी साहित्य हो, चाहे हिंदी का साहित्य हो, दोनों का समान रूप से पुण्य होता। राजभाषा आयोग बन गया है, वहाँ कायदे से एक पत्रिका, मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी में निकलनी चाहिए। पत्रिका नहीं निकल रही। साहित्य अकादमी बन जाती तो वहाँ से रेगुलर एक पत्रिका निकलने लगती। आप बहुत सारे साहित्यकारों का सम्मान कर सकते थे। अभी सिर्फ एक ही सम्मान है, सुंदरलाल शर्मा सम्मान हिंदी का है, वो छत्तीसगढ़ी का भी हो गया, एक दो सम्मान है। तो ये जो सम्मान है कुछ और बढ़ने चाहिए। विभिन्न महापुरुषों के नाम से सम्मानों की घोषणा होनी चाहिए और उस पर घोषणा होकर उस पर अमल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ईमानदारी के साथ, सम्मान, पारदर्शिता के साथ साहित्यकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि गांव-गांव में मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ी के लिखने वाले लोग बहुत अच्छे लेखक हैं, उनको मंच नहीं मिल पाता। तो अगर साहित्य अकादमी बन जाती, राजभाषा आयोग ये काम करना चाहिए। मुझे अभी पता नहीं है कि उसने कितनी किताबें छापी हैं। राजभाषा आयोग का दायित्व है कि छत्तीसगढ़ी में जो लिख रहे हैं उनको अनुदान दें और उनकी किताब लगातार छापें। तो ये जो उदासीनता थोड़ी सी मुझे दिखती है, वो उदासीनता खत्म हो तो निसंदेह छत्तीसगढ़ 21 सालों में दूसरे राज्यों, उत्तराखंड और झारखंड भी उसी समय बने, वे काफ़ी पीछे रह गए। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी के साथ विकास हुआ। आज भी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल है। बस हमारे नेताओं का ये दायित्व है कि जो माटी पुत्र है, यहाँ चलते चलते मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब राज्य बिना खून खराबे के छत्तीसगढ़ राज्य हमको मिला, उत्तराखंड में तो काफ़ी खून खराबा हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरी शांति के साथ आंदोलन होता रहा। और कई लोग, मैं जानता हूँ, इसमें आप भी हैं और तमाम सारे लोग हैं जो आंदोलन करते रहे, लेकिन वे आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हाशिए पर डाल दिए गए। तो मुझे लगता है वे माटी पुत्र भी अभिनंदित, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनको रेखांकित किया जाना चाहिए कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। मैं अगर शुरुआत करूं, बहुत संक्षेप में खत्म करूंगा, शुरुआत करूं तो माधवराव सप्रे, जिन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र जैसी पत्रिका की शुरुआत की, उनकी कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ राज्य होगा और हमारा छत्तीसगढ़ मित्र हम सबको बनाएंगे। तो वो परिकल्पना चलती चलती खूबचंद बघेल, हरि ठाकुर और तमाम सब लोगों से, आनंद कुमार, भानु चौहान, बहुत एक लंबी सूची है। तो वो उन सारे लोगों को सूचीबद्ध करके उनको भी पूरी तरह से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कृतज्ञ राष्ट्र या कृतज्ञ समाज ही ऐसा कर सकता है। और अगर हम अपने नींव के पत्थरों को भूल जाएंगे तो वो जो इमारत है वो बहुत कमजोर बन करके रह जाएगी। इसलिए अगर छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाना है तो जो समर्पित माटी पुत्र है उनका सम्मान होना पर चाहेगा। उसमें 3-4 लोगों को मैं शामिल करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ी जो लेखक हैं, जो गाँव-गाँव में लिख रहे हैं, उनको प्रकाशित करने का जिम्मा सरकार को लेना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के ऐसे लेखक हैं, चाहे वो हिंदी में लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लिख रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक पहचान बनाई है, जिनको राष्ट्र मानता है, जिन पर तमाम तरह के कार्य हो रहे हैं, उनको सरकार उन तक पहुँच करके उनका सम्मान करे और लगातार साहित्य अकादमी बनाए, ललित कला अकादमी बनाए। सारी संस्थाएं अगर बन जाएं तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ विकास करेगा। अभी कोई कमी नहीं है, विकास हो रहा, लेकिन विकास की गति धीमी है, उसकी रफ्तार बढ़ानी है। और 2 दशक बहुत होते हैं, 20 साल 21वां साल चल रहा है, 2 दशक। और मध्य प्रदेश का मॉडल हमारे सामने है। मध्य प्रदेश जब बना विदर्भ से कट करके, सीपीएन बराड़ से अलग होकर के, तो आप देखिए वहाँ जो मुख्यमंत्री आए, रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे, किस तरह से वहाँ उन्होंने
विकास किया और पिछले दो तीन दशकों के बाद ही मध्य प्रदेश पूरे देश में उसकी पहचान बन गई। वहाँ भारत भवन बना, तमाम साहित्य अकादमी बनी, आदिवासी कला अकादमी बनी, वहाँ पत्रिका निकलती है, साक्षात्कार, चौमासा और तमाम तरह की पत्रिकाएं, मध्य प्रदेश संदेश, तमाम तरह की पत्रिकाएं निकलती हैं। तो उसका इतना तेजी के साथ विकास हुआ, उस मॉडल को हमारे छत्तीसगढ़ में भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का और तेजी के साथ विकास होगा। चलिए, बहुत अच्छी समीक्षा की है हमारे गिरीश पंकज जी ने, और एक बहुत अच्छी मूल बात कही है कि छत्तीसगढ़ की यदि और जो भी हमारे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार से लेकर नरवा गुरुआ बारी और गोधान योजना, किसान योजना छत्तीसगढ़ से जितनी आधारित हैं, वर्तमान सरकार उस पर अमल कर रही है, पर बुनियादी जो उसकी समीक्षा होनी चाहिए, वो समय समय पर समीक्षाओं की बहुत जरूरत है कि जो घोषणा, जो अमली जामा पहना है, उसका जमीनी स्तर पर कितना कार्य है, ये समय समय पर करेंगे तो और उससे तेजी मिलेगी। दूसरी बात कही है कि जो छत्तीसगढ़ के सही में समर्पित माटी पुत्र हैं, तो जो भी चयन होता है, जो सम्मान होता है, एक अच्छा सा एक सुलझे हुए लोगों का एक आयोग गठित होना चाहिए, जो भी सम्मानित हो पुरस्कार, तो उसमें समीक्षा हो, और ऐसे लोग यदि प्रोत्साहित होंगे तो एक नई ऊर्जा, नई उसके साथ लोग आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीदों के साथ आज हम आगे और भी उनसे चर्चा करेंगे, पर समय काफी होते सभी सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय नगर में पहुंची है सोच विचार मीडिया, और हम ऐसे कलमकार जो लेखनी के नाम से, उनका नाम सारा हमारे लिए बताने की ही जरूरत नहीं, उनकी देख रहे होंगे तस्वीर में, तो जो कलम के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ बैंकर श्री गिरीश पंकज जी के यहाँ हम पहुंचे हैं। और गिरीश भैया से आज संजोग है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की साथ में या बुनियादी सामाजिक सारे मुद्दों पर उनकी कलम निरंतर चलती रही है, और सौभाग्य से हमें मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती के अवसर पर आज यहाँ उनसे कुछ चर्चा भेंट वार्ता करने आए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऐसे मुर्दंग जो साम्य और जगाने का काम किया, जो समाज को एक दिशा दिया है, ऐसे की जयंती है मुंशी प्रेमचंद जी। मैं चाहता हूँ कि आज मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपका क्या अध्ययन है, क्या चिंतन, इसके बारे में थोड़े हमारे देश प्रदेशवासी जो देख रहे हैं उसको बताएं। मुंशी प्रेमचंद को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक ऐसा महान कथा सम्राट हमारे बीच में हो गया, जिसके जाने के बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। अगर आज़ादी के पहले के भारत को समझना है तो हमें प्रेमचंद के साहित्य से गुजरना होगा। आज़ादी के बाद के भारत को जानने के लिए हरिशंकर प्रसाई और तमाम सारे लोग हैं, लेकिन आज़ादी के पहले के भारत और आज़ादी के पहले के भारत की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए हमें प्रेमचंद के उपन्यासों से, प्रेमचंद की कहानियों से गुजरना होता है, क्योंकि प्रेमचंद ने ऐसे ऐसे विषयों को पकड़ा जो आज भी सामयिक हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, स्त्री शिक्षा का प्रश्न हो, छुआछूत हो, सांप्रदायिकता हो, गाय का सवाल हो, इन सारे विषयों को अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में प्रेमचंद ने बहुत अच्छे से पुरोया। दुर्भाग्य है कि आज हमारी कहानी प्रेमचंद की कहानी की परंपरा से भटक गई है। अब जो कहानी आ रही है इरोटिक किस्म की कहानी है, इरोटिक यानी अश्लीलता से भरी हुई रचनाएं, जिसमें सेक्स है, लिव इन रिलेशनशिप है, समलैंगिकता है, ऐसी चीज़ों की कहानी आ रही है। लेकिन जबकि प्रेमचंद ने नव जागरण की कहानियाँ लिखी, उस समय भारत गुलाम था, चेतना शून्य था, उसको जगाने के लिए प्रेमचंद ने सेवा सदन, गोदान, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवाश्रम, तमाम तरह के उपन्यास लिखे। कहानियाँ तो उनकी काफ़ी पॉपुलर हैं, कफन, मंत्र और सदगति की शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई। तो उस तमाम कहानियों में उन्होंने बताने की कोशिश की कि समाज में आज भी कितनी विषमता फैली है। तो प्रेमचंद ने अपने समय में साहित्य के माध्यम से नव जागरण का काम किया, ये एक बड़ा काम था, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की जयंती मनाते हैं हर साल, तो हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। प्रेमचंद की कथा परंपरा से हम कितने दूर हैं या कितने पास हैं। मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिख दी, उस कहानी के बाद एक बड़ी लेखन रेखा कहानी के क्षेत्र में बहुत कम लोग खींच पाए, मुट्ठी भर लोग थे।
जिन्होंने बेहतर कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ अब दिशाहीन हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे जब उनकी परंपरा का हम विस्तार करें। प्रेमचंद जी ने कहानी को जहाँ छोड़ दिया था, वहाँ से कहानी को उठा करके हमें आज के संदर्भ में आज की समस्याएं, कबीर ने जिस समय कहा 600 साल पहले, अरे हिंदुओं राह न पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तो जो सांप्रदायिकता 600 साल पहले जस की तस थी, वैसा उसी प्रेमचंद ने भी देखा। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एकता के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी। उनके पात्र गाय की सेवा कर रहा है। मैंने आप उनकी कहानियाँ पढ़िए। एक कहानी है जिसमें जो मुस्लिम पात्र है वो गाय की सेवा कर रहा है, और वो गाय को किसी मुसलमान को नहीं बेचता, वो एक हिंदू को बेचता है, क्योंकि हिंदू गाय की सेवा करेगा और मुसलमान तो उसका पता नहीं क्या करेगा। तो वो मुस्लिम पात्र, वो एक कहानी का नाम भूल रहा हूँ, मित्रधन है या ये। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने समय में सांप्रदायिक सद्भावना की दिशा में खूब काम किया। उन्होंने पशुओं पर भी कहानियाँ लिखी है। हीरा मोती, दो बैलों की जोड़ी की कहानी उन्होंने लिखी। एक कहानी उनकी कुत्ते पर। तो ऐसे भी जीव जंतुओं पर जिस पर सामान्य लोग की निगाह नहीं जाती, मुंशी प्रेमचंद की निगाह गई। तो इसलिए उन्हें कथा सम्राट कहा जाता है कि उन्होंने अपने समय में बड़ा काम किया। उपन्यास इतने सारे लिखे, कहानियाँ लिखी। तो मुझे लगता है आज का जो नया लेखक है, मैं अपने आप को प्रेमचंद के चरण की धूल मान करके उन्हीं की परंपरा में लिखने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने गोदान लिखा, तो मुझे लगा जब गाय की पीड़ा करते करते वो मर जाता है, गोदान नहीं कर पाता, पात्र होरी मर जाता है, तो मुझे लगा कि गाय की वेदना को मुझे रूपायित करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना उपन्यास एक गाय की आत्मकथा लिखी। तो प्रेमचंद की उसमें हमारे आलोचक जो हमारे साथी हैं डॉक्टर चितरंजन कर, उन्होंने कहा कि ये गोदान जो है ये एक गाय की आत्मकथा, गोदान का कथा विस्तार है। तो उसमें तो सिर्फ गाय की बात होती है, एक लाइन की भाई गाय गोदान नहीं कर पाया और मर जाता है बेचारा। लेकिन मैंने उस गाय की व्यथा कथा लिखने की कोशिश की, वो प्रेमचंद से प्रभावित होकर के। तो मुझे लगता है कि आज हम प्रेमचंद को इस रूप में याद करते हैं कि हमारे साहित्य के पितामह थे, उनकी परंपरा को हम सब लेखकों को आगे बढ़ाना है। क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। आज संदेश के मैं ऐसे ये जो एक युग था, ऐसे युग पुरुष प्रेमचंद जी को आज हम याद करते हुए, जिनके उपन्यास और कहानी अपने आप में ब्रॉड है और समाज समावेश लेते हुए स्वतंत्रता का जिस तरह से आवाज होता है, वो अपनी कलम से उस राजा रंक से लेकर सभी को उपदेश देने की, चाहे वो पंचायत न्याय की बात कहें, चाहे रानी को रूठी हुई का नाराय, हर कहानियों को उन्हें छुआ था उन बिंदुओं को। ऐसे वो हम उपन्यासकार और हमारे उन कहानीकार को याद किया, और गिरीश भैया ने बड़े विस्तार से बताया। जिनकी गिरीश भैया का ऐसा है, गिरीश पंकज जी का, कि उन्होंने खुद कहानियां, व्यंग, लेखन, साहित्य के जो विषय होते हैं उन्होंने अखबार में भी अभी भी उनका निरंतर लिखना चलता है। उनकी किताबें कई प्रकाशित हुई हैं, और बच्चों को कैसी कहानियां होनी चाहिए, कैसी कविताएं होनी चाहिए, व्यंग साहित्य सब में पारंगत। ऐसे हम गिरीश भैया से आज विचार जानना था, उन्होंने विचार रखा। आखिरी में मैं जानना चाहता हूँ आपसे गिरीश भैया कि जो छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं आज के परिवेश में, कि 21 वर्ष हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, आपके एक चिंतक होते हैं, क्योंकि आप एक चिंतनशील हैं और एक साम्य विचार वाले हैं, और साथ में जो छत्तीसगढ़ का संस्कृति है, जो धरोहर है, जो यहाँ की भाषा है, एक समग्रता लिए हुए जिसको मैं मिनी भारत कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक मिनी भारत है। ऐसे में आपका प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश है 21 वर्ष के छत्तीसगढ़ के? 21 वर्ष जो छत्तीसगढ़ के हुए हैं, निसंदेह वो आस्थावादी संदेश के साथ यात्रा हमारी शुरू हुई थी 2000 में। 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, फिर 15 साल भाजपा की सरकार, और फिर 2.5 साल से कांग्रेस की सरकार है। मैं निष्पक्ष होकर कहूँ कि हर सरकार ने छत्तीसगढ़ के उन्नयन के लिए दिशा में बहुत काम किया। राजभाषा आयोग यहाँ बना, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और इस समय जो पिछले कुछ 1-2 सालों से मैंने देखा है, जो नई सरकार आई है, उसने जो ग्रामोन्मुखी अपनी योजनाएं बनाई हैं, और मैंने काफ़ी लेख भी लिखे हैं, जैसे उसने गोठान खोला, गाय की बात की, तो इससे सरकार ने गाय के महत्व को नहीं समझा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जगह जगह गोठान बन रहे हैं, रोका छेका हो रहा है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी योजनाएं चल रही है, और
जो यहाँ के लोक त्यौहार हैं उन पर छुट्टियाँ घोषित की गई हैं। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो, ये इसकी चिंता हमारी सरकारों ने की है। लेकिन एक जो कमी मैं ये देखता हूँ कि राजनीति में घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन ईमानदारी से उसका परिपालन नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं ईमानदारी का अभाव दिखता है। घोषणाएं इन लोग कर देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं कर पाते। तो ये कमी है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी सरकारों ने भी घोषणा की कि साहित्य अकादमी बनाएंगे, लोक संगीत अकादमी बनाएंगे, तमाम अकादमियाँ बनाने की बात की। ये अकादमियाँ बन जाती तो यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, जो ददरिया, कर्मा, नाचा, गम्मत करते हैं कलाकार, उन कलाकारों का न्याय होता। लेकिन वो उस दिशा में सरकार अभी उदासीन है। हालांकि घोषणाएं होती रहती हैं कि हम करेंगे, लेकिन वो कार्य रूप में परिणत नहीं हो पा रहा है। अगर ये सब हो जाता तो मुझे लगता है साहित्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ी साहित्य हो, चाहे हिंदी का साहित्य हो, दोनों का समान रूप से पुण्य होता। राजभाषा आयोग बन गया है, वहाँ कायदे से एक पत्रिका, मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी में निकलनी चाहिए। पत्रिका नहीं निकल रही। साहित्य अकादमी बन जाती तो वहाँ से रेगुलर एक पत्रिका निकलने लगती। आप बहुत सारे साहित्यकारों का सम्मान कर सकते थे। अभी सिर्फ एक ही सम्मान है, सुंदरलाल शर्मा सम्मान हिंदी का है, वो छत्तीसगढ़ी का भी हो गया, एक दो सम्मान है। तो ये जो सम्मान है कुछ और बढ़ने चाहिए। विभिन्न महापुरुषों के नाम से सम्मानों की घोषणा होनी चाहिए और उस पर घोषणा होकर पर अमल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ईमानदारी के साथ, सम्मान, पारदर्शिता के साथ साहित्यकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि गांव-गांव में मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ी के लिखने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, उनको मंच नहीं मिल पाता। तो अगर साहित्य अकादमी बन जाती, राजभाषा आयोग ये काम करना चाहिए। मुझे अभी पता नहीं है कि उसने कितनी किताबें छापी हैं। राजभाषा आयोग का दायित्व है कि छत्तीसगढ़ी में जो लिख रहे हैं उनको अनुदान दें और उनकी किताब लगातार छापें। तो ये जो उदासीनता थोड़ी सी मुझे दिखती है, वो उदासीनता खत्म हो तो निसंदेह छत्तीसगढ़ 21 सालों में दूसरे राज्यों, उत्तराखंड और झारखंड के उसी समय बने, वे काफ़ी पीछे रह गए। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी के साथ विकास हुआ। आज भी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल है। बस हमारे नेताओं का ये दायित्व है कि जो माटी पुत्र है, यहाँ चलते चलते मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब राज्य बिना खून खराबे के छत्तीसगढ़ राज्य हमको मिला, उत्तराखंड में तो काफ़ी खून खराबा हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरी शांति के साथ आंदोलन होता रहा। और कई लोग, मैं जानता हूँ, इसमें आप भी हैं और तमाम सारे लोग हैं जो आंदोलन करते रहे, लेकिन वे आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हाशिए पर डाल दिए गए। तो मुझे लगता है वे माटी पुत्र भी अभिनंदित, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनको रेखांकित किया जाना चाहिए कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। मैं अगर शुरुआत करूँ, बहुत संक्षेप में खत्म करूँगा, शुरुआत करूँ तो माधवराव सप्रे, जिन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र जैसी पत्रिका की शुरुआत की, उनकी कल्पना थी कि छत्तीसगढ़ राज्य होगा और हमारा छत्तीसगढ़ मित्र हम सबको बनाएंगे। तो वो परिकल्पना चलते चलते खूबचंद बघेल, हरि ठाकुर और तमाम सब लोगों से, आनंद कुमार, उदय भानु चौहान, बहुत एक लंबी सूची है। वो उन सारे लोगों को सूचीबद्ध करके उनको भी पूरी तरह से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कृतज्ञ राष्ट्र या कृतज्ञ समाज ही ऐसा कर सकता है। और अगर हम अपने नींव के पत्थरों को भूल जाएंगे तो वो जो इमारत है वो बहुत कमजोर बन करके रह जाएगी। इसलिए अगर छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाना है तो जो समर्पित माटी पुत्र हैं उनका सम्मान होना पड़ जाएगा। उसमें 3-4 लोगों को मैं शामिल करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ी जो लेखक हैं, जो गाँव में लिख रहे हैं, उनको प्रकाशित करने का जिम्मा सरकार को लेना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के ऐसे लेखक हैं, चाहे वो हिंदी में लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में लिख रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक पहचान बनाई, जिनको राष्ट्र मानता है, जिन पर तमाम तरह के कार्य हो रहे हैं, उनको सरकार उन तक पहुँच करके उनका सम्मान करे और लगातार साहित्य अकादमी बनाए, ललित कला अकादमी बनाए। सारी संस्थाएं अगर बन जाएं तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ विकास करेगा। अभी कोई कमी नहीं है, विकास हो रहा, लेकिन विकास की गति धीमी है, उसकी रफ्तार बढ़ानी है। और 2 दशक बहुत होते हैं, 20 साल, 21वां साल चल रहा है, 2 दशक। और मध्य प्रदेश का मॉडल हमारे सामने है। मध्य प्रदेश जब बना विदर्भ से कट करके, सीपीएन बनारस से अलग होकर के, तो आप देखिए वहाँ जो मुख्यमंत्री आए, रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे,
किस तरह से वहाँ उन्होंने विकास किया और पिछले दो तीन दशकों के बाद ही मध्य प्रदेश पूरे देश में उसकी एक पहचान बन गई। वहाँ भारत भवन बना, तमाम साहित्य अकादमी बनी, आदिवासी कला अकादमी बनी, वहाँ पत्रिका निकलती है, साक्षात्कार, चौमासा और तमाम तरह की पत्रिकाएं, मध्य प्रदेश संदेश, तमाम तरह की पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो उसका इतना तेजी के साथ विकास हुआ, उस मॉडल को हमारे छत्तीसगढ़ में भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का और तेजी के साथ विकास हुआ। चलिए, बहुत अच्छी समीक्षा की है हमारे गृह पंकज जी ने, और एक बहुत अच्छी मूल बात कही है कि छत्तीसगढ़ की यदि और जो भी हमारे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार से लेकर नरवा गुरुआ बारी और गोधान योजना, किसान योजना, छत्तीसगढ़ से जितनी आधारित हैं, वर्तमान सरकार उस पर अमल कर रही है, पर बुनियादी जो उसकी समीक्षा होनी चाहिए, वो समय समय पर समीक्षाओं की बहुत जरूरत है कि जो घोषणा जो अमली जामा पहना है उसका जमीनी स्तर पर कितना कार्य है, ये समय समय पर करेंगे तो और उससे तेजी मिलेगी। दूसरी बात कही है कि जो छत्तीसगढ़ के सही में समर्पित माटी पुत्र हैं, तो जो भी चयन होता है, जो सम्मान होता है, एक अच्छा सा एक सुलझे हुए लोगों का एक आयोग गठित होना चाहिए, जो भी सम्मानित हो पुरस्कार, तो उसमें समीक्षा हो, और ऐसे लोग यदि प्रोत्साहित होंगे तो एक नई ऊर्जा, नई उसके साथ लोग आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीदों के साथ आज हम आगे और भी उनसे चर्चा करेंगे, पर समय काफी होते सभी सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।